Hello everyone, in this video we'll discuss a poem, The Tar, written by W.B. Yeats. This poem, The Tar, is the second poem of the collection with the same name, The Tar, that was published in 1928. This collection was published in 1928. तो collection का भी नाम है The Tar और ये particular poem भी है The Tar. ये जो tar है, the title का ये tar है, this tar is Balliol Castle, B-A-L-L-Y-L-E-E Balliol Castle महल, जो कि W.B. Yeats ने 1917 में ख़रीदा था for his residence Balliol Castle. तो ये tar कौन सा है? Balliol Castle. और इस पोएम का थीम है जहाँ पर W.B. Yeats टर्म में आना चाह रहे हैं अपने ओल्ड एज के साथ और उस कंट्री में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ. तो बैकग्राउंड इज द फर्स्ट, दिस पोएम इज रिटन इन 3 डिफरेंट सेक्शंस. इस वीडियो में हम 2 सेक्शन स्टार्टिंग के करेंगे. सो पोएम स्टार्ट्स विथ वेयर पोएट टॉक्स अबाउट हिज ओल्ड एज. नाउ पोएट हैज़ बिकम ओल्ड. पोएट जो है वो बूढ़े हो चुके हैं और लेकिन उनकी स्पिरिट अभी भी यंग है. तो इसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि जब वो अब बूढ़े हो चुके हैं लेकिन उनकी स्पिरिट अभी भी यंग है, उनका इमेजिनेशन अब पहले से ज़्यादा है, तो वो अब क्या करें. तो ये बोलते हैं कि व्हाट शैल आई डू. आई कौन है? यीट्स. आई इज यीट्स. व्हाट शैल आई डू विद दिस एब्सर्डिटी. ये एब्सर्डिटी क्या है? ओल्ड एज. मैं इस ओल्ड एज के साथ क्या करूं? ओ हार्ट, ओ ट्रबल्ड हार्ट, दिस कैरिकेचर. So what is a caricature here? Caricature is old age, decrepit age, my old age that has been tied to me as to a dog's tail. तो अगर कोई कुत्ता है, डॉग है, उसके टेल के साथ अगर आप कुछ बांध देंगे तो कुत्ता क्या होता है? पूरा परेशान होता है ना, पूरे समय में उस टेल को ही देखते रह, टेल के पीछे ही भागते रहता है वो. यू मस्ट हैव विटनेस इट. आपने कभी ना कभी विटनेस जरूर किया होगा कि कुत्ते के पूंछ में कुछ बांध दिया जाए तो ही कीप्स ऑन टर्निंग एंड लुकिंग at his tail and he is never at peace. So poet says, Yeats says that this old age has been like something is tied to his tail, dog's tail, and he cannot get rid of it, and it has made the caricature of him. और वो old age को क्या बोल रहे हैं? decrepit age. अब ये बूढ़े हो गए हैं लेकिन इनका जो इमेजिनेशन है अब वो और ज़्यादा विविड हो गया है. तो अब ये पोएट कहते हैं कि never had I more excited, passionate, fantastical imagination. अभी से पहले मैं इतना एक्साइटेड, इतना पैशनेट, इतना फैंटास्टिकल इमेजिनेशन मेरा कभी नहीं था. तो क्या होता है, जितना आपका इमेजिनेशन विविड होता है, इंटेंस होता है, उतना ही अच्छा आप पोइटिक वर्क कर सकते हैं. द मोर इंटेंस, पैशनेट, फैंटास्टिकल योर पावर ऑफ इमेजिनेशन इज, द मोर powerful or the great work of the creative work you do. तो यहाँ पे ये बोल रहे कि ये ओल्ड हो गए हैं और ओल्ड जब इंसान हो जाते हैं तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब वो फिलॉसफी की तरफ टर्न करेंगे, लेकिन ही डजंट वांट टू गो टू द फिलॉसफी, ही स्टिल वांट टू स्टिक टू हिज क्रिएटिव वर्क. तो यहाँ पे ये बोलते हैं नेवर हैड आई मोर एक्साइटेड, पैशनेट, फैंटास्टिकल इमेजिनेशन. इतना फैंटास्टिकल इमेजिनेशन मेरे पास कभी नहीं था. नॉर एन ईयर एंड आई दैट मोर एक्सपेक्टेड द इम्पॉसिबल. जो कि एक्सपेक्ट कर रही थी, इम्पॉसिबल चीज़ों को परसीव कर रही थी. ये बोलते नो, उस समय भी नहीं. नो, नॉट इन द बॉयहुड, नॉट इवन इन दैट टाइम व्हेन आई वाज इन माई बॉयहुड, जब मैं अपने यंग एज में था. और व्हेन विथ रॉड एंड फ्लाई और अ हम्बलर वॉर्म. तो यहाँ पर वो कहाँ जा रहे हैं? वो फिशिंग के लिए जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? बेन बल्बन. सो दिस इज द एरिया इन आयरलैंड इज कॉल्ड बैन बल्बन. तो इस बैन बल्बन में बहुत सारे ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, इसमें बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर स्मॉल पॉन्ड्स है, जहाँ पर आप जा कर के फिशिंग कर सकते हैं. तो ये बोले अपने बॉयहुड ईयर में भी नहीं, जब मैं रॉड लेकर के, फ्लाई लेकर के और कोई हम्बलर वॉर्म, मछली को पकड़ने के लिए वॉर्म यूज़ करते हैं. आई क्लाइम द बैन बल्बन्स बैक. मैं इस बैन बल्बन पे क्या करता था? चढ़ता था. एंड हैड अ लाइव लॉन्ग समर डे टू स्पेंड. और मेरे पास एक लाइवली समर डे होता था स्पेंड करने के लिए. तो उस समय बॉयहुड ईयर में जो मेरा इमेजिनेशन काम करता था उससे भी ज़्यादा विविड इमेजिनेशन मेरा है. अब ये बोल रहे हैं इट सीम्स
लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट आई मस्ट बिड द म्यूज गो बैक। तो म्यूज क्या है? इंस्पिरेशन फॉर पोएट्री, इंस्पिरेशन फॉर पोएट्री। As an Indian culture, before starting our worshipping, before starting our study, we worship goddess सरस्वती। हम लोग इंडियन कल्चर में जैसे गॉडेस सरस्वती को वर्शिप करते हैं स्टडी के पहले, वैसे ही एंशियंट ग्रीक और रोमन कल्चर में वो लोग म्यूज को वर्शिप करते थे बिफोर स्टडिंग। तो म्यूसेस जो है वो क्लासिकल टाइम से दे आर द इंस्पिरेशन फॉर द पोइट्री, दे आर द 9 daughters ऑफ द सेक्रेड वेल। तो ये बोलते हैं कि अब मुझे अपना जो म्यूज है उसको पैक करके भेज देना चाहिए, और म्यूज की जगह, तो म्यूज किसके लिए स्टैंड कर गया? पोइट्री के लिए। और मुझे चूज करना चाहिए किसको? प्लेटो और प्लॉटिनस को। तो ये प्लेटो और प्लॉटिनस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिलॉसफी को। दे आर द एंशिएंट फिलोसोफर्स। कि अब मुझे पोइट्री को अलविदा करना चाहिए और फिलॉसफी पर आना चाहिए। अंटिल इमेजिनेशन, ईयर एंड आई कैन बी कॉन्टेंट विथ आर्ग्यूमेंट, जब तक कि मेरा इमेजिनेशन जो है वो आर्ग्यूमेंट में ही रह जाए, मतलब फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में आ जाए, एंड डील इन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, और मैं एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में डील करूँ। तो फिलॉसफी इज ऑलवेज अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट थिंग एंड बी डिराइडेड बाय एंड आई बी मॉक्ड बाय अ शॉर्ट ऑफ बैटर्ड कैटल। तो यहाँ पे बैटर्ड कैटल क्या है? जो कुत्ते के टेल पे जो भी चीज़ बांधी जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग बैटर्ड कैटल। तो उसको बोलते हैं हम लोग कैटल एक्चुअली। तो कुत्ता क्यों? कुत्ते के टेल में अगर कुछ बांधा गया तो ही विल रिपीटेडली बी ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ इट, तो वो क्या हो जाएगा? बैटर्ड हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इट्स अ बैटर्ड कैटल एट हिल। नाउ लेट्स, दिस वाज द सेक्शन नंबर 1। तो सेक्शन नंबर 1 में पोएट ने क्या किया? पोएट ने पॉन्डर किया, थिंक किया, ही थॉट डीपली अबाउट हिज ओल्ड एज, जहाँ पर ओल्ड एज में उनको क्या करना चाहिए? उनको पोइट्री छोड़ करके जहाँ फिलॉसफी पे आ जाना चाहिए। हम मानते हैं कि जब ओल्ड एज में पीपल टर्न्स टू फिलॉसफी, फिलॉसफर हो जाते हैं, वो जो है ही स्टिल वांट्स टू, ही क्लेम्स दैट उनका इमेजिनेशन जो है पहले से ज़्यादा वर्क कर रहा है, और अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या उनको फिलॉसफी पे अब टर्न हो जाना चाहिए। थर्ड सेक्शन में वो बोलेंगे कि उनको फिलॉसफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड ही विल स्टिक टू हिज क्रिएटिव राइटिंग। दैट विल कम इन द थर्ड सेक्शन। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन में पोएट जो है वो थॉर बेलाइल, जो इनका कैसल है, उसके बैटलमेंट्स के ऊपर घूम रहे हैं। तो व्हाट इज बैटलमेंट? देखिए ये वाला एरिया जो है उसको हम लोग कहते हैं बैटलमेंट, पूरे कैसल का ऊपर वाला एरिया। तो यहाँ पर ये क्या बोलता है? आई पेस। पेस का मतलब क्या हो गया? वॉक। आई पेस अपॉन द बैटलमेंट्स। मैं वॉक कर रहा हूँ किसके ऊपर? यहाँ पर वॉक करो, देखिए ये इंसान है, ये वॉक कर रहा है यहाँ पे। एंड स्टेयर, और घूर रहा हूँ, ऑन द फाउंडेशंस ऑफ द हाउस। व्हेन यू आर एट द टॉप, आप छत में है तो यू कैन लुक एट द फाउंडेशन, ग्राउंड पे देख सकते हैं। और कहाँ देख रहे हैं? वेयर ट्री लाइक अ सूटी फिंगर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूटी? सूटी का मतलब हो गया डस्ट लगी हुई। तो यहाँ पे ट्री को किससे कंपेयर किया है? सिमिलिक कंपैरिजन है, और ट्री को किसी सूटी मतलब कारिख लगी हुई फिंगर, डस्टी फिंगर के साथ कंपेयर किया है। क्यों? क्योंकि ट्री जब अर्थ से निकलती है तो बहुत सारे उसमें धूल जम जाती है रूट पे। स्टार्ट्स फ्रॉम द अर्थ, जैसे ट्री नीचे से ऊपर जा रही है तो इमेजिनेशन भी ऊपर जा रहा है। तो ये बोले जैसे ट्री ऊपर जा रही है, देखिए यहाँ पे ट्री है, यू कैन सी द ट्री एंड इज कमिंग दिस काइंड ऑफ सम ट्री दैट इज कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये बोले ये जो ट्री है इनको देख करके जैसे ट्री अपवर्ड जा रही है तो उनका इमेजिनेशन भी जो है अपवर्ड जा रहा है। सेंड इमेजिनेशन फोर्थ अंडर द डेज डिक्लाइनिंग बीम। तो डेज डिक्लाइनिंग बीम का मतलब हो गया इवनिंग। तो ये बैटलमेंट पे कब वॉक कर रहे हैं? इवनिंग में वॉक कर रहे हैं। एंड जब वो वॉक कर रहे हैं, तो जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो यू थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द बैटलमेंट्स और यू आर वॉकिंग समवेयर व्हेन यू आर अलोन। सो अ लॉट ऑफ मेमोरीज कम्स बैक टू यू, यू बिकम नॉस्टैल्जिक, यू बिगिन टू थिंक नंबर ऑफ थिंग। तो ये बोल रहे हैं कि शाम को जब ये बैटलमेंट पे वॉक कर रहे हैं और ट्री को देख रहे हैं जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ, तो उनका इमेजिनेशन भी आगे जा रहा है। एंड ही इज कॉलिंग इमेजेस एंड मेमोरीज, वो इमेजिन इमेजेस को और मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं फ्रॉम रूइन और फ्रॉम एंशियंट ट्रीज।
ये बोल रहे हैं अपने रूइन से। तो रूइन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। तो पास्ट में जितनी भी चीज़ें हमारे पास्ट में चली गई, मेमोरीज, थिंग्स दैट वी एक्सपीरियंस, दैट इज इन रूइन। अब वो पास्ट में चला गया रूइन में। तो ये बोल रहा है कि मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आई वुड आस्क अ क्वेश्चन ऑफ ऑल ऑफ देम, जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है। तो व्हाट हैपन्स व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ आवर पास्ट, वी आस्क द क्वेश्चन वेदर इट विथ वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन वी आस्क, कि ये सही हुआ या नहीं हुआ, इसके अलावा क्या हो सकता था, क्या मेरा कंडक्ट सही था, मैं इसके अलावा क्या कर सकता था। और आप बहुत लोगों को याद करते हैं, उनके बिहेवियर को याद करते हैं। तो ये बोल रहे हैं बैटलमेंट पे खड़े होके कि टुडे ही विल आस्क द क्वेश्चन ऑफ ऑल ऑफ देम एंड ही बिगिंस टू आस्क द क्वेश्चन। अब देखिए ये रिज के किनारे, वो जो उनका थॉर बेलाइल जो कैशल है, उसके रिच के किनारे एक एरिस्टोक्रेट रहती थी, एक्सट्रीमली रिच वुमन, जिसका नाम है मिसेस फ्रेंच। मिसेस फ्रेंच। अब मिसेस फ्रेंच जो है इतनी रिच है, इतनी एरिस्टोक्रेट है कि इससे पहले कि वो बोले, उनके जो फॉलोवर्स थे, उनके सर्वेंट्स जो थे, वो उनकी बात समझ जाते थे और वो कोई उनको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो देखिए, बियॉन्ड द रिच लिव्ड मिसेस फ्रेंच, and when every silver candlestick, so this is a silver candlestick, और स्कोन, देखिए दीवार में ऐसे कैंडल लाइट लगे होते हैं, उसको बोलते हैं लोग स्कोन। and once when every silver candlestick and scone lit up the dark mahogany, ठीक है। तो घर पे क्या चल रही है? घर पे कैंडल स्टिक चल रही है। मिसेस फ्रेंच इज़ वेरी रिच। उनके घर पे जब कैंडल स्टिक से लाइट आ रही है या स्कोन से लाइट आ रही है, और ये लाइट जो है बाहर के गार्डन के महोगनी, दिस इज महोगनी ट्री, महोगनी ट्री को भी क्या कर रही है? लाइट कर रही है, वहाँ तक भी लाइट जा रही है। एंड द वाइन सर्विंग मैन, जो सर्व द वाइन, सॉरी, एंड द वाइन तक भी लाइट जा रही है। अ सर्विंग मैन, और इनके पास सर्विंग मैन है, मतलब सर्वेंट्स है, दैट कुड डिवाइन द मोस्ट रिस्पेक्टेड लेडी। यहाँ पे मोस्ट रिस्पेक्टेड लेडी कौन है? मिसेस फ्रेंच। मिसेस फ्रेंच दे कुड डिवाइन, यहाँ पे डिवाइन का मतलब है अंडरस्टैंड। इनके जो सर्विंग मैन है वो समझ जाते हैं इस मोस्ट रिस्पेक्टेड लेडी की हर विश को, एवरी विश, मिसेस फ्रेंच की हर विश को समझ जाते हैं। रेन, और इनकी विश को समझकर दौड़ जाते हैं। एंड विथ अ गार्डन शीयर्स, गार्डन शीयर्स मतलब क्या होता है? गार्डन की सीजर्स, कैंची जिसको यूज करते हैं, क्लिप्ड, वो काट देते हैं द इंसोलेंट फार्मर ईयर्स। कोई अगर इंसोलेंट फार्मर है, फार्मर जो उस समय बॉन्डेड लेबर होते थे एरिस्टोक्रेसी के समय में, उसने लेडी के विश को मारने से मना कर दिया। तो एरिस्टोक्रेसी जो है अपना रूल जो है वो किसके बदौलत करते थे? किसके पे डिपेंडेंट होकर करते थे? अपने सर्विंग मैन के। तो ये बोलते हैं मिसेस फ्रेंच जो है, जो एरिस्टोक्रेट थी, वो इतनी रिच थी कि इससे पहले कि वो कुछ बोले, उसके सर्विंग मैन जो है वो दौड़ जाते थे, और अगर कोई फार्मर है जो इंसोलेंट है तो उसके कान को काट करके एकदम डिश में कवर करके उसको ला देते थे। मतलब सी इज एन एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेसी, एंड एरिस्टोक्रेसी यूज टू डू वट एवर दे वॉन्टेड एट देयर विल। बट अब वो समय जो है वो बीत चुका है, वो जो एरिस्टोक्रेसी थी वो उसका चेंज आ गया है। तो ये रहा करती थी, दे यूज्ड टू बी मिसेस फ्रेंच, जहाँ पर सर्विंग मैन दैट कुड डिवाइन द मोस्ट रिस्पेक्टेड लेडीज एवरी विश। सर्विंग मैन जो है इस रिस्पेक्टेड लेडी की हर विश को समझ जाते थे, दौड़ जाते थे, किसके साथ? इन विद द गार्डन ईयर्स, क्लिप, काट देते थे द इंसोलेंट फार्मर्स ईयर्स एंड ब्रॉट देम इन अ लिटिल कवर्ड डिश। कवर, एक डिश के ऊपर कवर करके ला देते थे। So this was about Mrs. French. Now he talks about a poet, very great, very respected Irish poet whose name is Antoine O. Raftari. A-N-T-O-I-N-E. Antoine O. Raftari. So this poet, he is called the last wandering bard of Ireland. इनको आयरलैंड का लास्ट वंडरिंग बार्ड भी, कवि भी बोला जाता है। इन्होंने अपनी वन ऑफ द पोएम में एक लेडी के बारे में गाया है जिसका नाम है मैरी हाइनेस। और उन्होंने इसकी ब्यूटी को इतना प्रेज किया है कि जो भी उसकी ब्यूटी के एक्सप्रेशन को सुनते थे, ब्यूटी के बारे में सुनते थे, वो चाहते थे कि इस लेडी को देख ले। हरामी। So he says, some
फ्यू रिमेंबर्ड, कुछ को ही याद होगा, स्टिल व्हेन आई वाज यंग, जब मैं बहुत छोटा था, अ पीजेंट गर्ल, एंड दिस मैरी हाइनेस वाज अ पीजेंट, फार्मर गर्ल, पीजेंट मीन्स फार्मर, फार्मर गर्ल, commended means praised by a song. She was commended. There was a peasant girl called Mary Highness. She was praised by a song written by Raftari, Antonio Raftari, who lived somewhere upon the rocky plain, जो किसी rocky plain मतलब पहाड़ में रहती थी, and praised the color of her face. और the poet praised the color of the face of the girl and had a greater joy in praising her. और उसको प्रेज करने में देयर वॉज अ ग्रेटर जॉय, रिमेंबरिंग दैट, और उस के डिस्क्रिप्शन को याद करके, आई रिमेंबर इफ वॉक शी देयर, कि अगर वो पीजेंट गर्ल यहाँ वॉक करे, फार्मर जॉस्टल्ड एट द फेयर, तो अगर किसी फेयर में, किसी मेले में अगर फार्मर हो तो वो भीड़ लगा देंगे देखने के लिए, उसको देखने के लिए, सो ग्रेट अ ग्लोरी डिड द सॉन्ग कन्फर, इतना ग्रेटली उस लड़की को ग्लोरीफाई किया था राफ्तारी ने सॉन्ग में, किसको, मैरी हाइनेस को. एंड सर्टेन मैन, और कुछ लोग थे, जब पोएट ने उसका डिस्क्रिप्शन दिया तो वो लोग टॉस्ट कर रहे थे उसके नाम पे, और उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे उस लड़की को देखना ही है, और लड़की को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, और बॉग में गिर करके, बॉग में जब मून का रिफ्लेक्शन देखते हैं तो लगता है कि ये लड़की ही है, और उस बॉग में, दिस इज कॉल्ड बॉग में गिर के मर जाते हैं. तो आगे यही है, सर्टेन मैन, और कुछ लोग, जिसने, वो पोएट ने इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन किया, एंटोनियो राफ्तारी ने मैरी हाइनेस का डिस्क्रिप्शन इतना अच्छा किया कि कुछ लोग, सर्टेन मैन, बीइंग मैडन्ड बाय दोज राइम्स, वो राइम्स को सुन करके दे गॉट मैड दैट दे वांटेड टू एक्चुअली सी द गर्ल, एल्स बाय टोस्टिंग हर अ स्कोर ऑफ टाइम, दे वर टोस्टिंग एट द नेम ऑफ द गर्ल, नंबर ऑफ टाइम, रोज फ्रॉम द टेबल, लास्ट में ड्रिंक करने के बाद टेबल से राइज करते हैं, एंड डिक्लेयर इट राइट टू टेस्ट देयर फैंसी बाय द साइट, और डिक्लेयर करते हैं कि ये सही होगा कि उनका जो फैंसी है, इमेजिनेशन है, उसको देख करके पूरा किया जाए कि इफ वेदर द गर्ल इज दैट मच ब्यूटिफुल और नॉट. तो ये सारे लोग जो है, ये मैन जो हैं, सर्टेन मैन, ये ड्रिंक करने के बाद दे गो टू फाइंड दिस गर्ल, बट दे मिस्टूक द ब्राइटनेस ऑफ द मून, लेकिन ये लोग जो है ब्राइटनेस ऑफ मून को देखते हैं और उसको समझते हैं कि प्रोजेक्ट लाइट है वो डे का. प्रोजेक्ट लाइट मतलब देखिए यहाँ पे ब्राइटनेस ऑफ द मून रिप्रेजेंट करता है पोइट्री को, और प्रोजेक्ट लाइट इससे अपोजिट हो गया, प्रोज हो गया. तो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, म्यूजिक हैड ड्राइवन देयर विट्स एस्ट्रे, म्यूजिक ने इनके विट को जो है, वो बुद्धि को जो है भरमा दिया था. वन वॉज ड्रॉन, और एक डूब गया, वन वॉज ड्रॉन इन द ग्रेट बॉग ऑफ क्लून, तो ये है बॉग जिसको दलदल बोलते हैं, तो ये दलदल में गिर के मर गया. तो इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन जो है पोएट ने दिया था. अब पोएट बोलते हैं ये बहुत स्ट्रेंज बात है, क्योंकि राफ्तारी जो है वो खुद ब्लाइंड थे. राफ्तारी वॉज 9 चिल्ड्रन ऑफ देयर पेरेंट्स, और एक बार इनको चिकन पॉक्स हुआ तो 8 बच्चे मर गए, सिर्फ एक राफ्तारी बचे, और वो भी चिकन पॉक्स के कारण ब्लाइंड हो गए. तो अब ये जो पूरा मैरी हाइनेस की ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन किया है राफ्तारी ने, वो एक्चुअली ब्लाइंड है. तो ये बोलते हैं, अब यहाँ पे यीट्स पूछते हैं कि एक ब्लाइंड इंसान इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन कैसे दे सकता है. फिर उसको याद आता है कि होमर, जिसने इलियाड एंड ओडिसी लिखा और जिसने हेलन का डिस्क्रिप्शन दिया है, वो होमर भी ब्लाइंड थे. स्ट्रेंज, बट द मैन हु मेड द सॉन्ग वॉज ब्लाइंड, राफ्तारी वॉज. यहाँ पे द मैन, यहाँ पे मैन कौन है, राफ्तारी. ही वॉज ब्लाइंड, येट नाउ आई हैव कंसिडर्ड इट, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ, आई फाइंड नथिंग इज स्ट्रेंज. ये कोई स्ट्रेंज बात नहीं है दैट अ ब्लाइंड पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ सच अ ग्रेट ब्यूटी ऑफ मैरी Highness, that the people drowned themselves in the bog looking after her. The tragedy began with Homer. Yeats कहते हैं कि ट्रेजेडी होमर के साथ स्टार्ट हुई, और वो भी ब्लाइंड इंसान थे. हेलन, जो सबसे ग्रीक वर्ल्ड की खूबसूरत लड़की थी, हैज़ ऑल द लिविंग हार्ट बिट्रे दैट, और जितने भी लिविंग हार्ट थे दैट वॉज बिट्रेड बाय हर ब्यूटी. उसका भी डिस्क्रिप्शन किसने दिया था, होमर ने, हु वॉज ब्लाइंड. ओ मे द मून एंड सनलाइट सीम वन एक्सट्रिकेबल बीइंग. यहाँ पे वो विश करते हैं कि काश मून और सनलाइट जो है आपस में इंटेंगल हो जाए. फॉर इफ आई ट्रायम्फ, क्योंकि मैं अगर जीत गया, किस चीज़ में,
पोएट्री क्रिएट करने में या किसी ब्यूटीफुल गर्ल को डिस्क्राइब करने में या कुछ एग्जॉटिक क्रिएट करने में, आई मस्ट मेक द मैन मैड, तो मैं भी लोगों को ऐसे ही पागल कर दूंगा। क्योंकि ये बोलते हैं कि मैंने भी कुछ कुछ क्रिएशन तो किया है। तो उन्होंने क्या क्रिएट किया, उन्होंने हनराहन का कैरेक्टर क्रिएट किया है। हनराहन का कैरेक्टर जो है, हनराहन एंड अदर स्टोरीज, दिस इज अ स्टोरी कलेक्शन ऑफ W.B. यीट्स, जो कि आयरिस माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, वहां से आता है। तो हनराहन की कैरेक्टर में, कहानी में, हनराहन को जो है अपनी बिलवेड मैरी लेवले से मिलने जाना था। लेकिन एक बार मैरी लेवले से मिलने जाने के रास्ते में वो एक बार ड्रिंक करने के लिए सबके पास कॉटेज में बैठते हैं। वहाँ पे एक ओल्ड जगलर आता है, जगलर का मतलब विजार्ड, विजार्ड मतलब जादूगर, और वो कार्ड खेलते खेलते जो है सारे कार्ड को हाउंड में चेंज कर देता है और खुद को रैबिट में चेंज कर लेता है। और उसके बाद जो है हनराहन जो है सब कुछ भूल जाते हैं और दौड़ कर जाते हैं उसके पीछे देखने के लिए अब क्या होगा। तो यहाँ पर यही है कि बोलते आई क्रिएटेड हनराहन एंड ड्रोव हिम ड्रंक एंड सोबर, मैंने उसको कभी ड्रिंक करवाया कभी सोबर बनाया, थ्रू द डाउन फ्रॉम समवेयर इन द नेबरिंग कॉटेज। He was caught by, हनराहन was caught by a old man's juggleries, old man की विजार्डनेस से, जादू से। He stumbled, tumbled, fumbled to and fro and had but a broken knee for hire and horrible splendor of desire। और उसकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा थी। इस स्टोरी में दिखाया गया है कि he was a kind of person who was a kind of womanizer or seducer and he could change the mind of a lot of ladies and wherever he went he used to seduce the ladies and he used to turn the head of everyone, स्पेशली लेडीज़। तो इसको जो है इसीलिए आगे ग्रेट लीचर भी बोला गया। तो मैंने बोला उसने ऐसा करेक्टर क्रिएट किया और ये जो है किसी माइथोलॉजी, आयरिस माइथोलॉजी के कहीं से आता है। बिकॉज वी आर इंडियन एंड वी एज अ इंडियन हैव नॉट टू मच एक्वेंटेंस विद द आयरिस माइथोलॉजी, तो इट डज नॉट लैंड अ लॉट ऑफ मीनिंग और इंटरप्रिटेशन भी बहुत ज़्यादा कहीं मिले मुझे नहीं है एटलीस्ट। तो आई ड्रोव हिम, ये बोलते हैं हनराहन को मैंने ड्रोव कराया, ड्रिंक करा के सोबर, सुबह से लेकर के नेबरिंग कॉटेज पे, एंड ही वॉज कॉट बाय ओल्ड मैन जगलरीज। तो वो स्टम्बल करता है, गिरता है, टम्बल करता है, फंबल करता है आगे पीछे, और ही हैज़ अ ब्रोकन नी फॉर हायर बट ही हैज़ अ हॉरिबल स्प्लेंडर ऑफ डिज़ायर। उसकी डिज़ायर जो है वो बहुत हॉरिबली स्प्लेंडरस है। ये बोलते हैं इन सब के बारे में मैंने कब सोचा, 20 साल पहले ये सब कुछ क्रिएट किया। अब ये बोलते हैं पोएट यीट्स बोलते हैं कि गुड फेलोज, ये कुछ अच्छे लोग जो थे, गुड फेलोज शफल्ड कार्ड, और कहानी में क्या होता है, ये हनराहन की कहानी की बात है। गुड फेलोज, कुछ अच्छे लोग जो है कार्ड शफल कर रहे थे, मतलब कार्ड मिक्स कर रहे थे इन द ओल्ड बॉर्न। व्हेन द एंशिएंट रफियंस टर्न, तो ये एंशिएंट रफियन कौन है, जगलर, जादूगर। टर्न वॉज ऑन, जब उसका टर्न आया, ही सो बिविच द कार्ड, उसने कार्ड को ऐसा बिविच किया, बिविच करना होता मंत्र मुग्ध किया, अपने स्पेल पे लाया। ही ब्रॉट द कार्ड अंडर हिज स्पेल, अंडर हिज थम, दैट ऑल बट वन कार्ड बिकम अ पैक ऑफ हाउंड्स। ठीक है, कि सारा कार्ड क्या बन गया, कार्ड पैक ऑफ हाउंड्स, शिकारी कुत्ते बन गए, एंड नॉट अ पैक ऑफ कार्ड, वो कार्ड नहीं रहे। एंड ही चेंज इनटू अ हेयर, और खुद को उसने किस में चेंज कर लिया, हेयर में, हेयर मीन्स खरगोश में। अब हनराहन ने जब ये चीज़ देखा तो ही रॉज टू इन फ्रेंजी देयर, एक्चुअली में वो जा कहाँ रहा था, वो मैरी लेवले से मिलने जा रहा था, लेकिन अब क्या होता है, वो इसके पीछे चला जाता है देखने के लिए कि क्या होगा, एंड फॉलोड अप दोज बीइंग क्रिएचर टूवर्ड्स, और इन क्रिएचर्स को फॉलो करने लगता है। फिर इसके बाद की कहानी यीट्स बोलते हैं इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद तो मुझे कहानी याद नहीं आ रही है। तो ये बोलते हैं और टूवर्ड्स आई हैव फॉरगॉटन व्हाट, कहाँ जा रहा था मैं भूल गया हूँ, इनफ, काफ़ी हो गया, अब इससे ज़्यादा मुझे याद करना नहीं है। तो देखिए ये अलग अलग चीज़ों को याद करें ना। सबसे पहले उन्होंने मिसेस फ्रेंच को याद किया, फिर राफ्तारी को याद किया कि राफ्तारी ने किसको कैरेक्टर क्रिएट किया, मैरी हाइनस का क्रिएट किया। फिर खुद याद करें कि उन्होंने क्या क्रिएट किया, तो उन्होंने जो है हनराहन का कैरेक्टर क्रिएट किया। अब स्टोरी भी याद करते हैं, फिर बोलते काफ़ी हो गया, अब मुझे और याद करना नहीं है। फिर अब दूसरा याद करते हैं। अब नेक्स्ट जो याद कर रहे हैं वो याद कर रहे हैं इस घर के मालिक को। इन्होंने ये कैसल खरीदा है
कैशल का क्या नाम है? थॉर बेलाइल। 1917 में उन्होंने खरीदा, बॉट एंड रिस्टोर्ड, इन्होंने 1917 में खरीदा था। अब इनके मालिक को याद कर रहे हैं। इनके मालिक एक ऐसे इंसान थे जो किसी भी चीज़ से खुश नहीं होते थे। तो अब ये बोल रहे हैं कि आई मस्ट रिकॉल अ मैन। यहाँ पे ये मैन कौन है? ओनर ऑफ थॉर बेलाइल या बेलाइल कैसल। बेलाइल, ये घर इन्होंने खरीदा था 1917 में, उसको खरीदा, फिर रिस्टोर किया और यहीं पे वो उसके बाद रहे। तो ये बोलते हैं, ये रिकॉल कौन, ये जो मैन है यहाँ पे, ये मैन कौन है? ओनर ऑफ थॉर बेलाइल, एक्स ओनर ऑफ थॉर बेलाइल। वो बोलते हैं मुझे उस इंसान को याद करना चाहिए दैट नीदर लव नॉर म्यूजिक नॉर एनिमीज क्लिप्ड एयर कुड चीयर। वो ऐसा इंसान था कि जिसको ना प्यार खुशी दे सकता था, चीयर कर सकता था, ना म्यूजिक, ना एनिमी का क्लिप्ड एयर, जैसे मिसेस फ्रेंच जो है कम से कम किसी को डोमिनेट करके खुश है, वो भी नहीं थी। ही वॉज सो हैरिड, हैरिड मीन्स बिजी। अ फिगर, वो एक ऐसा इंसान था दैट हैज ग्रोन सो फैबुलस, वो इतना फैबुलस था, देयर इज नॉट अ नेबर लेफ्ट टू से, कि किसी नेबर को भी पता नहीं था, वो किसी से मिलता भी नहीं था, कि व्हेन ही फिनिश हिज डॉग्स डे। तो ये बोलो उनके डे जो है वो इतना बिजी था कि डॉग्स डे उसने जिया, और लास्ट में वो बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट हो गया तभी तो इन्होंने खरीदा। एन एंशिएंट बैंकरप्ट मास्टर ऑफ दिस हाउस। तो ये क्या दिखाता है? डिक्लाइनिंग एरिस्टोक्रेसी, डिक्लाइनिंग एरिस्टोक्रेसी। तो इस पोएम में डिक्लाइनिंग एरिस्टोक्रेसी, जो एरिस्टोक्रेसी, ओल्ड एरिस्टोक्रेसी डिक्लाइन हो रही थी, उसके दो एग्जाम्पल कौन है? मिसेस फ्रेंच और इस थॉर बेलाइल के मालिक। नाम नहीं दिया है, सिर्फ थॉर बेलाइल के मालिक। अब वो क्या हो गए हैं? बैंकरप्ट हो गए हैं ऑफ दिस हाउस। अब बोलते हैं बिफोर द, यहाँ पे दो चीज हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पाँव पे जो इस तरीके का पहना हुआ है कपड़ा, वी कॉल इट गार्टर, क्रॉस गार्टर, ठीक है। और जैसे पूरा बॉडी में आर्मर पहनते हैं, ARMOUR, तो इसके लिए होगा शॉर्ड इन आयरन। हमने ऑलरेडी देखा था बैटलमेंट्स, तो ये बोलते हैं वो कैशल के ऊपर का एरिया। तो ये बोलते हैं बिफोर द रूइन कम, इससे पहले कि इस कैशल का रूइन आया, ये कैशल बर्बाद हुआ। फॉर सेंचुरीज, फॉर ईयर्स, रफ मैन एट आर्म्स। तो रफ मैन एट आर्म्स कौन है? सोल्जर्स। सोल्जर्स cross gartered to the knees, you saw the cross garter, this is cross garter, or sword in iron, or the people who were sword in iron मतलब armor पहने हुए लोग, climb the narrow street of the castle, वो castle के narrow stairs में, सीढ़ियों में चढ़ते थे। and certain men at arm, और कुछ लोग, there were whose images, जिनके images भी अभी castle में बड़े बड़े पोस्ट पहले होते थे पेंटिंग्स, वो लगे हुए हैं इन द ग्रेट मेमोरी स्टोर्ड, जिनकी मेमोरी में, जिसकी पोस्टर्स, मतलब जिसके पेंटिंग्स, सॉरी नॉट पोस्टर्स, पेंटिंग्स अभी भी लगी हुई है। कम विथ अ लाउड क्राई, वो चिल्लाते हुए आते थे, एंड विथ पेंटिंग ब्रेस्ट। और वाई इट इज़ बिकॉज दे वर इंगेज इन द आयरिश रिवॉल्यूशन एंड ऑल दीज। तो यहाँ पर, और दे वर इंगेज इन द काइंड ऑफ फाइट। तो ये लोग क्या थे? एरिस्टोक्रेसी थे। ये दे बिलोंग टू द नाइटहुड, जो कंट्री के लिए क्या करते हैं? कंट्री के लिए लड़ते हैं। अब W.B. Yeats, जब आप इनके वर्क को पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, तो ही वॉज अटरली सेल्फिश पर्सन, अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट, ही वॉज अटरली सेल्फिश पर्सन हु नाइदर लिव्ड, इनके सेक्शन 3 में भी ये बात आती है, जो ना स्टेट के लिए लड़ते थे, ना वो स्टेट के अगेंस्ट थे, वो अपने आप में खुश थे। तो इनके हिसाब से जो लोग अपने आप में खुश रहते हैं, जो किसी के साथ नहीं रहते हैं, जो जिनको सिर्फ इतना मतलब होता है कि उनकी अपनी लाइफ अच्छी चल रही है नहीं चल रही है, तो उनके हिसाब से तो सोल्जर भी बकवास हैं। सोल्जर कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है, तो उनको भी वो मॉक अपॉन करेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि रफ मैन एट आर्म्स, जो क्रॉस गार्टर थे नीज तक, शॉर्ट आयरन थे, जिनकी फोटो अभी भी लगी हुई है, वो लोग लाउड क्राई के साथ आते थे, पेंटिंग ब्रेस्ट के साथ आते थे, टू ब्रेक अपॉन द स्लीपर्स रेस्ट, ताकि वो जो स्लीपर जो है, जो सोने वाले लोग हैं, उसके रेस्ट को बर्बाद कर सके। वाइल देयर वुडन डाइस बीट ऑन द बोर्ड, जबकि उनका वुडन डाइस, मतलब अगर कोई वॉर होगा तो उसका प्लानिंग किस पे होगी? डाइस बोर्ड पे होगी ना, प्लानिंग होगी। तो बोलते हैं कि वो चल रही होती थी। अब ये बोलते हैं आई वुड क्वेश्चन ऑल, मैं सब कुछ सबसे क्वेश्चन पूछूंगा। कम ऑल हु कैन, वेयर कम? इन हिज मेमोरी,
ये बोलते हैं मेरी मेमोरी में जिसको जिसको आना है सबको आओ, मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगा। कम ओल्ड नेसेसिटस, मतलब जो जरूरतमंद है, हाफ माउंटेड मैन, एंड ब्रिंग ब्यूटीज ब्लाइंड रैमरिंग सेलिब्रेंट, और लाओ ब्यूटी का जो ब्लाइंड रैमलिंग है उसको भी सेलिब्रेट करेंगे। द रेड मैन, तो पहला कौन सा, नेसेसिटस इंसान, दूसरे कौन से, ब्यूटीज ब्लाइंड रैम्बलेंट, उसको भी सेलिब्रेट करेंगे। द रेड मैन द जगलर सेंड, उनकी हनराहन वाली स्टोरी का रेड मैन जो जगलर ने भेजा था उसको, थ्रू द फोर्स गॉड सेकंड मेडोज। दूसरा किसने, मतलब हनराहन को याद करेंगे, मिसेस फ्रेंच को याद करेंगे, गिफ्टेड विथ सो फाइन अ ईयर। द मैन ड्राउंड इन द बॉग्समायर, और वो मैन जिसने राफ्तारी की कहानी सुनकर वो बॉग्समायर मतलब दलदल में गिर के मर गया, उसको भी याद करेंगे। व्हेन मॉकिंग म्यूसेस चूज द कंट्री वेंच, जहाँ पर मॉकिंग म्यूसेस जो है एक कंट्री वेंच को चुना, कंट्री गर्ल को चुना, किसके लिए, तारीफ के लिए। अब ये बोलते हैं डिड ऑल मैन वुमेन रिच और पुअर, जितने भी मैन और वुमेन हैं चाहे वो रिच हो पुअर हो, हु ट्रॉड अपॉन दीज रॉक्स, जो इन रॉक्स के ऊपर चले हैं, किस रॉक्स के ऊपर, कैशल के रॉक्स के ऊपर, पास दिस डोर, वो इस डोर से, कैशल के डोर से पार हुए हैं। वेदर इन पब्लिक, हो सकता है पब्लिकली आए हों या सीक्रेट रेज में सीक्रेटली आए हों। एज डू आई नाउ अगेंस्ट द ओल्ड एज, क्या वो भी वैसा फील करते थे जैसा मैं अभी फील कर रहा हूं अगेंस्ट द ओल्ड एज। बट आई हैव फाउंड एन आंसर, लेकिन मुझे अब एक जवाब मिल गया है। इन दोज आईज दैट आर इम्पेशेंट टू बी गॉन, जो चले गए उससे मुझे जवाब मिल गया है। गो देयर फॉर, इसीलिए सारे लोग जाओ, सारी मेमोरी जाओ, सिर्फ हनराहन को मेरे पास छोड़ दो। बट लीव हनराहन फॉर आई नीड ऑल हिज माइटी मेमोरीज। अब ये बोलते हैं कि हनराहन क्या था, ओल्ड लीचर था। लीच इज अ पर्सन हु इज सेक्सुअली लैक्स और इमोरल। ओल्ड लीचर विथ अ लव ऑन एवरी विंड, ब्रिंग अप आउट ऑफ द डे ऑफ डीप कंसिडरिंग माइंड ऑल दैट यू हैव डिस्कवर्ड इन द ग्रेव, जो भी तुमने ग्रेव तक जाते थे डिस्कवर किया है वो मेरे पास छोड़ करके जाओ। फॉर इट इज सर्टन, क्योंकि ये सर्टन बात है, दैट यू हैव रेकन्ड अप एवरी फॉरनोन, हनराहन जो है हर फोरनोन अनफोरनोन चीजों को जान चुका है। अनसीइंग प्लंज ल्योर्ड बाय द सॉफ्टनिंग आई, और टच और साई इनटू द लिब्रिंथ ऑफ अनदर्स बीइंग। अब लास्ट स्टैंजा है जिसमें वो बोलते हैं कि इमेजिनेशन जो है सबसे ज्यादा किस लेडीज के ऊपर जाता है, जिसको आपने कोई प्यार जो आपने खो दिया या जो मिल गई। तो ये बोलते हैं डज द इमेजिनेशन ड्वेल द मोस्ट अपॉन अ वुमन वन और वुमन लॉस्ट। तो यहां पर अगेन इट इज अ रेफरेंस ऑफ मॉड गॉन। मॉड गॉन को इन्होंने अपने लाइफ टाइम में 3 टाइम प्रपोज किया था एंड ही वॉज रिजेक्टेड। और यहाँ पर ये बोलते हैं कि इफ़ देर इज़ अ वुमन जो आपने लॉस कर दी, तो उसकी मेमोरी जो है वो आपने लॉस इसीलिए की क्योंकि उस लिब्रिंथ से, आप भूल भुलैया से, जहाँ पर आप हो सकता था आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता, तो लास्ट में आपको लगा कि कॉन्साइंस वाली बात है या आप डरपोक थे और वहाँ से आप चले गए। अब आप उस वुमेन को अभी याद करेंगे तो वो पूरे दिन की मेमोरी, पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, पूरे दिन की मेमोरी ब्लॉटेड आउट हो जाएगी। अब ये बोलते हैं, पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि मेमोरी जो है किसके ऊपर ज़्यादा ड्वेल करती है, वुमेन वन और वुमेन लॉस्ट। और ये बोलते हैं इफ ऑन द लॉस्ट, अगर लॉस्ट वुमेन के ऊपर आपकी मेमोरी ज़्यादा जाती है तो एडमिट, स्वीकार कीजिए, यू टर्न असाइड, आप ही मुड़ गए थे फ्रॉम द ग्रेट लिब्रिंथ, उस भूल भुलैया से। किससे? आउट ऑफ प्राइड, किसी प्राइड के कारण, किसी घमंड के कारण, या कावर्डाइज के कारण, डरपोक होने के कारण, और सम सिली ओवर सटल थॉट, आपको हो सकता है कोई सिली थॉट आ गया हो, और एनीथिंग कॉल्ड कॉन्साइंस वन, उस समय आप इस कॉन्साइंस को लेकर चल रहे हो कि नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, दैट इफ द मेमोरी रिकर, लेकिन वो मेमोरी अगर वापस से आपकी आती है तो आपको ऐसा ही फील होता है जैसे सूर्य ग्रहण लग गया हो, द सन इज अंडर एक्लिप्स एंड द डे इज ब्लॉटेड आउट एंड डे इज वेस्टेड। सो यहाँ पे उन्होंने जो है फर्स्ट में बात की किसके बारे में, अपने ओल्ड एज के बारे में, फिर सेकंड में किसके किसके बारे में बात की। सबसे पहले उन्होंने बात की सेकंड वाले सेक्शन में, सबसे पहले उन्होंने बात की कि वो बैटलमेंट के ऊपर चल रहे हैं, और बैटलमेंट के ऊपर चल रहा है तो वो जैसे ट्री ऊपर जा रही है तो वैसे वैसे उनका इमेजिनेशन भी जा रहा है, और वो अब उनके मेमोरी में जो जो आएगा वो सबको क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले वो याद करते हैं मिसेस फ्रेंच को, दूसरा वो याद करते हैं मैरी हाइनस को जिसके ब्यूटी को प्रेज किया था आयरिश पोएट एंटोइनेट और राफ्तारी ने। उसके बाद जो है
वो याद करते हैं इस घर के मालिक को, उसके बाद वो जो है याद करते हैं हनराहन को, और एट लास्ट वो याद करते हैं, वो पूछते हैं कि अगर कोई वुमेन है जिसको आपने खो दिया तो उस पर मेमोरी ज़्यादा डेवलप होती है या जो वुमेन मिल गई उस पर। तो ये पूरा यहाँ पे सेक्शन ख़त्म होता है। थर्ड सेक्शन में जब हम जाएंगे तो पोएट बात करते हैं कि वो अपना जो विल है, वो अपनी लेगेसी कैसे लोगों को देना चाहते हैं, वो अपने आप को कैसे लोगों के साथ कोरिलेट करते। तो दैट विल बी इन द सेक्शन नंबर 3 दैट विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योर लाइफ, कीप रीडिंग।